प्रिय विद्यार्थियों, तो चलिए आज हम लोग फिर कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहला प्रश्न है आपका, ओम के नियम में कौन सा भौतिक राशि सदैव स्थिर रहता है? ओम के नियम में कौन सी भौतिक राशि सदैव स्थिर रहता है? चलिए ऑप्शन है आपके पास, ए विभवांतर या वोल्टेज, बी विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी, सी विद्युत प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, डी आवेश या चार्ज। जो ओम का नियम है वो क्या होता है कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये है आप यहाँ पर बी डायरेक्टली टू आई, और ये होता है बी बराबर आई आर, जो ऑप्शन है। तो ये आर जो है रेजिस्टेंस है और आर जो है एक कांस्टेंट है। आर मीन्स रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, एक स्थिर राशि है, जबकि भी और आई चेंज होगा लेकिन आर नहीं बदलेगा, यानी रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर स्थिर भौतिक राशि कौन है? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो आंसर होगा सी, विद्युत प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। विभवांतर घटने बढ़ने से आई चेंज होगा, आई के घटने बढ़ने से विभवांतर चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? मैग्नीशियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, ए 12, बी 8, सी 2, डी 0। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन उसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका? पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 2। तो इस प्रकार से जो अंतिम कक्षा हुआ 3, तीसरी कक्षा हुई और तीसरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन जो दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 2 है उसको हम लोग कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ 2। क्वेश्चन है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिकता का इकाई कहा जाता है। आनुवंशिकता का इकाई किसे कहा जाता है? ए है गुणसूत्र या क्रोमोसोम, बी है डीएनए, और सी है केंद्रक और डी है जीन। चलिए यहाँ पर गुणसूत्र को समझते हैं। गुणसूत्र में गुणसूत्र के ऊपर डीएनए पाया जाता है और डीएनए के एक विशेष इकाई को हम लोग कहते हैं जीन, और जीन जो होता है वो हमारे आनुवंशिक लक्षण का इकाई के रूप में कार्य करता है। डीएनए जो होता है आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ किसे कहेंगे? डीएनए को कहेंगे। और आनुवंशिक इकाई किसको कहते हैं? हेरेडिटरी यूनिट किसको कहेंगे? तो हम लोग जीन को कहेंगे। ठीक है, और जो गुणसूत्र होता है वो वाहक होता है आनुवंशिक गुणों का, क्योंकि ये सभी किस पर बैठे रहते हैं? ये गुणसूत्र में बैठे रहते हैं, और गुणसूत्र ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और उसी के माध्यम से जीन भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसलिए वाहक हुआ गुणसूत्र, यानी क्रोमोसोम जो है ये कैरियर हो गया, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का कैरियर हो गया, जबकि डीएनए है ये आनुवंशिक पदार्थ हो गया। जीन जो है इसको हम लोग हेरिडिटरी यूनिट कहेंगे, तो आनुवंशिक इकाई हम लोग कहेंगे जीन को। केंद्रक जो है, केंद्रक के अंदर ये सभी पाए जाते हैं, उसमें डीएनए भी पाए जाते हैं, इसमें जीन भी पाए जाते हैं, इसमें गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, इसमें केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किसके जड़ में जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है? किसके जड़ में जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है? ये शैवाल, बी थैलोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, डी ब्रायोफाइटा। जो लोअर प्लांट हैं, जो निम्न पादप हैं, उसको हम लोग शुरू करते हैं थैलोफाइटा में। सबसे निम्न जाति के पदार्थ होते हैं जो विकसित नहीं होता है। तो ये थैलोफाइटा में न जड़ होता है, न तना होता है, न पत्ती होता है। तो शैवाल जो होता है ये थैलोफाइटा का ही प्रजाति है, इसलिए शैवाल तो इसका आंसर होगा नहीं, और थैलोफाइटा भी नहीं होगा, क्योंकि थैलोफाइटा भी क्या है? जो सबसे निम्न प्रकार के पादप होते हैं उसको थैलोफाइटा में रखा गया है, जिसमें न जड़ होता है, न तना होता है, न पत्ती होता है, बल्कि थैले की तरह एक थैलस आकृति का पौधा होता है, उसको हम लोग कहते हैं थैलोफाइटा। तो उसमें जड़ तना पत्ती कुछ नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में हेयर लाइक जड़ होते हैं, इसको राइजोम कहा जाता है। ठीक है, जड़ विकसित नहीं होता इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, किसमें? ब्रायोफाइटा में।
ठीक है। जो टेरिडोफाइटा होता है उसमें जड़ विकसित होता है और उसमें जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी होता है, जिसके माध्यम से ये जल खनिज लवण का अवशोषण कर सकता है। जड़ वहां पर जल खनिज लवण का अवशोषण कर सकता है टेरिडोफाइटा, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा टेरिडोफाइटा। ठीक है। प्लांट को हम लोग किस में बांटते हैं? पहला थाइलोफाइटा में बांटते हैं, दूसरा ब्रायोफाइटा में बांटते हैं, तीसरा टेरिडोफाइटा में बांटते हैं, उसके बाद हम लोग जिम्नोस्पर्म में बांटते हैं। ठीक है। और उसके बाद एंजियोस्पर्म में बांटते हैं। ठीक है। यानी जिम्नोस्पर्म जिसको हम लोग कहते हैं अनावृत बीजी, और एंजियोस्पर्म जिसको हम लोग कहते हैं आवृत बीजी। तो पूर्ण रूप से विकसित जो होता है तो एंजियोस्पर्म में होता है। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन में सिग्मा बंध तथा पाई बंध की संख्या कितनी है? एसिटिलीन में सिग्मा बंध तथा पाई बंध की संख्या कितनी है? तो जानते हैं जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन जहां पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा रहेगा, या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसमें एक सिग्मा रहेगा, बाकी सब पाई रहते हैं। ठीक है। सिग्मा, और जब भी डबल बॉन्ड बनता है तो वहां एक सिग्मा एक पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड बना तो एक सिग्मा दो पाई। इसलिए यहाँ एसिटिलीन में देखा जाए तो क्या होता है कि देखिए कार्बन हाइड्रोजन के पास दोनों तरफ से कार्बन हाइड्रोजन है, वहां पर एक सिग्मा, और दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं ट्रिपल बॉन्ड से, तो यहाँ पर एक सिग्मा, तीन सिग्मा हो गया, तीन सिग्मा हो गया और दो पाई हो गया। इसलिए इसका आंसर होगा 3 सिग्मा 2 पाई। और देख लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ ये 3 सिग्मा 2 पाई, बी 2 सिग्मा 2 पाई, सी 1 सिग्मा 3 पाई और डी नन। तो इसका आंसर हम लोग समझ चुके हैं कि इसके। देखिए एक बार से आप हम लोग और थोड़ा समझें, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड जो होता है, जो जब भी जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में जब अगर ऑर्बिटल्स इस प्रकार से जुड़ते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के आमने सामने माथा से जुड़ता है, एक दूसरे के सिर से सिर ओवरलैप करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और अगर ये साइड साइड से ओवरलैप करता है, साइड साइड से ओवरलैप करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है। इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो है हमेशा हेड से हेड ओवरलैप करेगा, सिर से सिर ओवरलैप करेगा और आमने सामने ओवरलैप करेगा। अब जब ये आप जैसे समझ लीजिए 2 हाथ हमारा है, अब दोनों हाथ आपस में इस तरह से मिल गया तो ये सिग्मा बन गया। अब बाकी हाथ को मिलाने आएगा तो कहीं साइड से साइड ही ऐसे मिलाएगा, इसमें मिलाएगा, या जैसे हम लोग ये पकड़ लिए तो उसको ऐसे कुछ हटाएगा, तो बाकी जो जुड़ेगा सब क्या बनेगा? पाई बनेगा। तो ये जो मजबूत बंध है, इसके अलावा बाकी जो बंध बनेगा सब कमजोर बंध बनेगा। तो इसको हम लोग क्या कहें? सिग्मा बॉन्ड। बाकी जो बंध बनेगा उसको क्या कहेंगे? पाई बॉन्ड। ठीक है। तो लेटरल ओवरलैपिंग को हम लोग कहते हैं पाई बॉन्ड, और डायरेक्ट ओवरलैपिंग को कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर जो देखते हैं कहीं भी डबल बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा एक पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर यही स्थिति है। अब ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बनने के मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 2 पाई बन गया और एक सिग्मा बन गया, और अगल बगल में सिग्मा है तो ऐसे 3 सिग्मा और 2 पाई बन गया। ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, और आप लोग इसका फीडबैक भी अच्छा दे रहे हैं, धन्यवाद, थैंक यू।